हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जब भी उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। क्योंकि आपको बताया गया है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो in the case of uniform electric field, if we take a large number of points A, B, C, D, then the strength of electric field at point A, B, C and D are equal. But whenever we will discuss about the non-uniform electric field, जब हम लोग non-uniform electric field की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग non-uniform electric field की बात करते हैं तो मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा लगता है ये जो गैप है ना, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है ना। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। नेवर, ऐसा कभी नहीं होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज अलोंग इट्स लेंथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने लेंथ के अलोंग, अपने डायरेक्शन के अलोंग घटता हुआ रहता है। इफ यू टेक the points A, B, C and D, then if this is the non-uniform electric field और लगता भी है कि यह non-uniform electric field है तो हम A point लें, B point लें, C point लें, D point लें तो the strength will be different at this point. This will be changed along its length. यह अपने length के along क्या करेगा, चेंज करता है, यानी अपने डायरेक्शन के along चेंज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये non-uniform हुआ, ये uniform हुआ। अब बताए थे कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी प्लस क्यू चार्ज को रखते हो, है ना, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इस पर एक फोर्स जो है F इज इक्वल टू QE, अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। अगर यह माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इस पर F इज इक्वल टू QE फोर्स जो है अलोंग द फील्ड लगेगा। इस पर F इज इक्वल टू QE जो है वो अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। And if this is uniform electric field and the charge remains constant, then the amount of force will be same. Whether the direction will be opposite, but the strength will be same. लेकिन strength जो है वो same होगा। But in the case of non-uniform electric field, whenever we put up the charge of same magnitude, that is plus Q and minus Q, and if they lie on the same vertical line, और अगर ये सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करता है, then the force is equal to F is equal to QE, F is equal to QE. If they do not lie on the vertical line, if the plus Q charge is here, minus Q charge is here, then this force will be different to this force. माइनस यहाँ लेते हैं प्लस, तो यह फोर्स और यह फोर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा। बस इसी बात को समझना है। अगर इन बातों को हम समझ रहे हैं तो we will explain the equilibrium of the, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कि किसी भी डायपोल को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दें, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पहले रख के देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी डायपोल जो है, कोई भी सिस्टम जो है, क्योंकि डायपोल एक सिस्टम होता है, हमेशा याद रखिएगा, तो कोई भी सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो कोई भी जो डायपोल है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पर F नेट 0 हो जाए। ठीक है, और रोटेशनल यानी कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। दिस इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अगर हम, तो टाउ नॉट 0 होगा।
ठीक है। और हम लोग पहले समझे कि F नॉट 0 कब होगा और टाउ नॉट 0 कब होगा, है ना। तो इफ देयर इज ए सिस्टम, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि यह कोई सिस्टम है और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दो फोर्सेस लग रहे हैं, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। एक चीज हमेशा केयर करना है कि ये दोनों फोर्स जो लगते हैं, इस दोनों को हम मिलाते हैं, एक्सिस लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन। अभी देखिए कोई भी सिस्टम हो और उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो ब्लाइंडली आपको कह देना है कि F नेट 0 होगा। अगर ये भी पोजीशन है इसका और यहाँ पे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जबकि लाइन ऑफ एक्शन इसका दूसरा है ना। ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, यहाँ पर दोनों कोइंसाइड कर रहा है, फिर भी यहाँ पर F नेट 0 होगा, या F नेट 0 होगा, यहाँ पर F नेट 0 होगा। Where the force is applied is no matter. The matter is the direction of the force will be opposite and will be equal in magnitude, then the system will be in translational equilibrium, ठीक है। लेकिन यहीं पर इसी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टाउ नेट 0 होगा, टाउ नेट भी 0 होगा, क्योंकि यह जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसको हम मिलाते हैं, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर कॉन्साइड करते हैं तो टाउ नेट 0 होगा, क्योंकि टाउ नेट जो है वो R क्रॉस F के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो RF साइन थीटा हो जाएगा, और यह RF साइन थीटा में थीटा 0 हो जाएगा, जो कि R और F के बीच का एंगल होता है। बट इन दिस सिचुएशन आपको बताया गया है, आप पहले में पढ़े होइएगा कि किसी भी सिस्टम पे अगर फोर्स लगता है, इफ देयर इज एनी सिस्टम एंड अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, they have tendency to rotate it, and if there is no axis, तो हम लोग लेते हैं कि नहीं, the object can rotate about its center of gravity, जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो हमेशा हम लोग उस एक्सिस को लेते हैं फ्री ऑब्जेक्ट में जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता है। तो यहाँ पर यह फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर यह फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर दोनों अपोजिट लग रहा था, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का एक है, यहाँ पर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, इसलिए टाउ नेट 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टाउ नेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि यह फोर्स की टेंडेंसी इधर ले आने की होगी, इस फोर्स की टेंडेंसी इधर ले जाने की। बस इस टेक्निक को पकड़ना है और किसी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते जाना है और बताते जाना है कि यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशन में तभी नहीं होगा जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों अपोजिट फोर्स क्या हो, अगर अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे हम लोग बारी बारी से फिगर बनाते जा रहे हैं और फिर हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सपोज कर लिया कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगले क्लास में हम बताएंगे और आपको, और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी, है ना, साथ साथ हम आपको बता देंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, आप खुद से बना सकते हो, नो नीड ऑफ एनी हेल्प। अब मान लिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये फर्स्ट पोजीशन है मेरा, ठीक है, और इसमें किसी भी डायपोल को हम अलोंग द फील्ड रखते हैं, अलोंग द फील्ड रखेंगे तो F इज इक्वल टू QE फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE फोर्स लगेगा, ठीक है, F इज इक्वल टू QE फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, फोर्स जो है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक है ना? एज द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन यानी शॉर्ट में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर कॉन्साइड, देयरफॉर है ना, यहां पर यहां लिखेंगे F नेट 0, ठीक है, देयरफॉर टाउ नेट 0, टाउ नेट 0 होगा तो रिजल्ट फिर क्या मिलेगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसी में हम लोग केस 2 लेके चलते हैं, है ना? केस 2 लेके चलते हैं कि जब डायपोल को किसी एंगल पे रखते हैं, एंगल पे थोड़ी 90 डिग्री पे रखते हैं, या जैसे इसमें अगर इस डायपोल को हम यहाँ पे रख दें +q -q, यानी थीटा आपका 90 डिग्री है। यह हो गया पहला केस। आप इसको बना सकते हो along the field, along the field। दूसरा आप बना सकते हो अपोजिट टू नॉर्मल टू फील्ड, नॉर्मल टू फील्ड, यानी कि किसी डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखेंगे देन यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अभी इस सिचुएशन में भी फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। F = QE, F = QE as two equal and opposite forces are acting on the system। हमने क्या बताया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए लाइन ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि एक सिस्टम पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगना चाहिए। यहाँ पर भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? क्या होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरा है ना, रोटेशनल में नहीं होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, नहीं? तो नॉर्मल टू फील्ड में या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, है ना? द केस थर्ड, एंटी पैरेलल अगर हम लगते हैं, है ना, एंटी पैरेलल टू फील्ड, किसी भी डायपोल को एंटी पैरेलल टू फील्ड रखेंगे, है ना, ऑन दैट वेरी सिचुएशन द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड द लाइन ऑफ एक्शन विल बी सेम। तो ना तो यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि F नेट 0 हो जाएगा और टाउ नेट भी 0 होगा, तो यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल, इसका फिगर यहाँ पे देखिए, एंटी पैरेलल का केस है। यह सपोज कर लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में +q को इधर ले लिया, -q को इधर ले लिया, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, बट दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसलिए होंगे कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे, है ना? इतना केस दिमाग में रखना थोड़ा सा असुविधा भी हो सकता है ना? इसलिए वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन। हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे कि व्हाट कंक्लूजन वी गेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना
थ्योरेटिकल माइंड तो रखो, टेक्निकल माइंड भी रखो कि सारा जितना भी चीज हमने पढ़ा है उसका एक समरी आपके दिमाग में कैसे रहे, स्टोर हो। ठीक है, तो कंक्लूजन ये मिला कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं और लेते हैं उसमें किसी भी डायपोल को हम लेते हैं, हाँ, चाहे डायपोल किसी भी सिचुएशन में हो, आइदर द थ्री मेन सिचुएशंस कि थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, यानी पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल। ठीक है, जिस सिचुएशन में किसी भी डायपोल को रखेंगे, इफ देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायपोल जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे, इसको माइंडसेट कर लीजिए, ध्यान रखिए। दूसरा कि सिर्फ एक ही सिचुएशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा जब दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कंसाइड कर जाएगा, यानी कि या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। यानी फिगर को दिमाग में रखिए कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स को बैकवर्ड बढ़ाएंगे, है ना। ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, यह जो फोर्स लग रहा है, जब जब यह दोनों कंसाइड कर जाएगा टॉर्क 0 हो जाएगा। इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, इन पर्टिकुलर फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, these are the two cases when the dipole is placed parallel or anti-parallel to the electric field. On that very situation, the dipole will be rotational equilibrium. ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था। Now, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। हम आपको बताए थे कि हमेशा we will always discuss about the hidden question in the topic. जो टॉपिक है उसमें हम लोग हिडन क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है उसमें हम लोग हिडन क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, कि इन बोथ सिचुएशंस, दो सिचुएशन है, एक पैरेलल, है ना, एक पैरेलल, जब डायपोल को हम पैरेलल रखते हैं, और दूसरा, है ना, दूसरा केस बनता है एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल, है ना। In which of the situation the dipole is in stable equilibrium, and in which of the situation the dipole will be in unstable equilibrium. Dipole जो है वो किस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस सिचुएशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, आपको बताए थे हम कि जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल होते हैं। हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल की बात करें, लेट अस कंसीडर दैट, हम लोग सपोज कर लें कि यह तेल ढारने वाला ट्यूब, इसको हम इस तरह से रखें और इसको इस पोजीशन में रखें। ठीक है, एंड इन बोथ पोजीशंस दे कैन बी केप्ट स्टेशनरी। इन दोनों सिचुएशन में यह स्टेशनरी इसको रखा जा सकता है। अभी भी यह रुका हुआ है, यह भी रुका हुआ है। एज ए होल वी विल से दैट बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब इसमें से स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी किसने गेन किया है? तो स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि इफ एन इंपल्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, है ना, इफ एन इंपल्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम, स्मॉल इंपल्स अगर हम इस पर देते हैं और इस पर भी स्मॉल इंपल्स देते हैं, तो पहला वाला जो सिचुएशन है यह तो अपने पोजीशन से अपना पोजीशन से डिस्टर्ब होता है, फिर अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। लेकिन जब इस पर हम इंपल्स लगाते हैं एंड इट डजंट, ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा, ये गिर जाएगा। तो यह आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ, और यह जो हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ऑलवेज टेक द एग्जांपल टू सैटिस्फाई द एनी कांसेप्ट। ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल में आपने पढ़ा कि इन द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ एन इंपल्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी रिस्टोर्ड द इनिशियल पोजीशन, देन द बॉडी विल बी सेड टू बी इन स्टेबल, अदरवाइज इट विल बी सेड टू बी अनस्टेबल पोजीशन, है ना। तो हमको ये जानना है कि जब किसी भी डायपोल को हम पैरेलल और एंटी पैरेलल रखते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल रखते हैं, in which of the situation they will be, है ना, stable equilibrium। इस सिचुएशन में
यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जैसे लेट अस कंसीडर दैट दिस इज डायपोल and it is placed parallel to the electric field. How can you say that the dipole is placed parallel to the electric field? Because the direction of the dipole moment is parallel to the electric field. यहाँ पर जो dipole moment का direction है that is parallel to the electric field. That's why we will say that it is parallel to the electric field. और in that very situation इस पर एक force इधर लगेगा, एक force इधर लगेगा। अब इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, है ना, इस पोजीशन में लाते हैं, तो यह माइनस की उधर चलाएगा और प्लस की। अब ये फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा और यह फोर्स इधर लगेगा। अभी थीटा इक्वल टू 0 का केस है, इसको थीटा लिख दिया। अब देखिए यह जो फोर्स है इसकी टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में आने की, इसकी टेंडेंसी फिर होगी अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दिए और रिलीज कर दिए हाथ को, है ना, तो यह फिर अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर देगा। दैट मींस दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो केस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, इफ एन स्मॉल इंपल्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे अगर स्मॉल इंपल्स लगाते हैं एंड द सिस्टम हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, और सिस्टम अपने इनिशियल पोजीशन को रीगेन करता है, ठीक है। अब जैसे यह पोजीशन है और इस पोजीशन में हम लोग देखें, ठीक है, कि प्लस क्यू को इधर रखते हैं, माइनस क्यू को इधर रखते हैं। अब इस पर जो है फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसको थीटा एंगल से रोटेट करा करके और रिलीज करते हैं। अब जो है इस पे, है ना, इस पे ये इसको थीटा, इसको यहां लाए और इसको यहां लाए, इस पोजीशन पे लाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए फिगर को, ठीक है। तो यह जो प्लस क्यू है इस पर लगने वाला फोर्स इधर है, इस पर लगने वाला इधर फोर्स है माइनस पे। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी कि ये जो घुमा इसको और घुमा के इस पोजीशन में लेते हैं, यानी इट हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज सेट टू बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल का मतलब इसको थोड़ा सा भी अगर हम इंपल्स दें और इस पर इंपल्स लगाएं और थोड़ा सा भी इंपल्स लगाएं और रिलीज कर दें, देन द सिस्टम have no tendency to regain its initial position, then the system is said to be unstable equilibrium। यानी यह जो केस होगा वो unstable equilibrium का होगा। This is the case of unstable equilibrium and this is the case, यानी कि पैरेलल अगर होगा, है ना, ये पैरेलल अगर होगा, ये पैरेलल हुआ और यह एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और पैरेलल के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये